इवनिंग फ्रेंड्स, आज जो है आप लोगों को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में दोस्तों बताएंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट समाप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें न्यूमेरिकल सब जितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तमाम सारा चीज़ थे, उस सब चीज़ों को दोस्तों हम बता चुके हैं। आगे आपका क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बाद गॉसेस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ है, फिर न्यूमेरिकल सब है, तमाम चीज़ों को हम देखेंगे दोस्तों। ये पार्ट इसको 2 बोलते हैं हम लोग। तो आज दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दोस्तों आज से हम थोड़ा वीडियो लेक्चर में चेंज करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में हमको हिंदी में पढ़ाने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि वो तमाम स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उसको भी कठिनाइयाँ नहीं हो, और तो इसीलिए हमने फैसला किया है दोस्तों कि बाइलिंगुअल में आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आप लोगों को डेफिनेशन सब लिखाएंगे और पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट को भी परेशानी नहीं होगा और हिंदी मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज से हम ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है लेक्चर, तो इसमें और चेंजिंग होगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आइए, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले आपको वेक्टर एरिया के बारे में जानना होगा दोस्तों। वेक्टर एरिया सदिश क्षेत्र को बोलते हैं, और दोस्तों वेक्टर एरिया का इसीलिए हमको आवश्यकता होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो सदिश क्षेत्र किसको कहते हैं, व्हाट इज वेक्टर एरिया। तो सर्वप्रथम हम लोग वेक्टर एरिया को डिफाइन करते हैं। तो आप लोग वेक्टर एरिया, ठीक है, इसको सदिश क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, सदिश क्षेत्र। ठीक है, वेक्टर एरिया दोस्तों वैसे क्षेत्र को कहा जाता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, आवेशित कण है दोस्तों, उसके द्वारा जो निश्चित दिशा में प्राप्त किया गया क्षेत्र है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र कहते हैं। सिंपल है दोस्तों, कोई भी बॉडी या कोई भी चार्ज पार्टिकल है दोस्तों, चार्ज बॉडी है, तो उसके एक निश्चित दिशा में दोस्तों प्राप्त किया गया क्षेत्र को, ठीक है, एरिया को हम वेक्टर एरिया कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन के तौर पे हम लोग लिखते हैं, द एरिया observed by a charged particle, क्या लिखे दोस्तों, द एरिया ऑब्जर्व बाय ए चार्ज पार्टिकल in the definite direction is called वेक्टर एरिया। द एरिया ऑब्जर्व, ठीक है, द एरिया ऑब्जर्व्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन द डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। तो वही दोस्तों लिखे, किसी भी आवेशित कण के द्वारा एक निश्चित दिशा में प्राप्त किया गया क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सदिश क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसको दोस्तों हिंदी में लिख देते हैं थोड़ा, इसको लिखेंगे आवेशित कण द्वारा निश्चित दिशा में प्राप्त किया गया
क्षेत्र को सदिश क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेशित कण द्वारा निश्चित दिशा में प्राप्त किया गया क्षेत्र को सदिश क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई एक क्लोज्ड लूप है, यहाँ पर मान के चलिए चार्ज पार्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो चार्ज पार्टिकल है, इसके द्वारा किसी भी आप डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में, मान के चलिए यहाँ पर हमको एक निश्चित दिशा में मान लिए इस बिंदु पर हमको क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलना है, तो उसी को दोस्तों सदिश क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो हुआ दोस्तों, ये छोटा सा क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? वेक्टर एरिया। इसको दोस्तों डीएस से सूचित करते हैं। और एरिया क्या है? एरिया वेक्टर क्या होता है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर का चिन्ह दिए। अब देखिए एक आवेशित कण है, इसके निश्चित दिशा में, मान के चलिए इस दिशा में हमको प्राप्त करना है सदिश क्षेत्र, तो ये इसका क्या हो गया? वेक्टर एरिया हो गया। यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब मान के एक फिगर और लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा फिगर है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए वेक्टर एरिया। इसके मान के चलिए इसके चार्ज पार्टिकल है, इसका एक फील्ड में रखा गया दोस्तों, तो इसका कह रहा है एक निश्चित दिशा में आप वेक्टर एरिया निकालिए। सपोज डेट मान के चलिए यहाँ का क्षेत्र प्राप्त करना है, तो सिंपल है दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों? वेक्टर एरिया हो गया। हाँ, एक पॉइंट इसमें याद रखने वाला है दोस्तों कि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन जो है किसी भी प्लेन का, ठीक है दोस्तों, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। मतलब वेक्टर एरिया का डायरेक्शन जब भी होगा हमेशा बाहर की ओर, और प्लेन के क्या होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक नोट करके आप पॉइंट को लिख लीजिए। The direction of vector area is always outward to the direction of vector area is always outward to the plane and perpendicular to this। सिंपल लिखे दोस्तों, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन जो आपको हिंदी में बताए कि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों? हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। वही चीज़ सिंपल लिख दिए। तो आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आसान होगा दोस्तों। अगला टॉपिक हम विद्युत फ्लक्स बताएंगे दोस्तों, इसको राइट डाउन कीजिए। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो हेडिंग दीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको दोस्तों हिंदी में विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़े होंगे उसको दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ाए थे दोस्तों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं। तो हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दोस्तों क्या होता है? पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में इंटर करता है। ठीक है, और यह एक काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स दोस्तों टोटल EFLS जितना है दोस्तों, उसी को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मान के चलिए कोई क्षेत्र है दोस्तों, उस क्षेत्र से कितना
विद्युत बल रेखाएं गुजर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको दोस्तों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, दोनों एक ही है दोस्तों। तो इसमें आप लोग डिफिनेशन को लिखिए, सिंपल समझ गए कि कोई भी क्षेत्र से टोटल नंबर ऑफ EFLS मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना गुजर रहा है दोस्तों, तो उसी के नंबर को दोस्तों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी भी क्षेत्र से कुल निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हम 2-3 बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको बोलते बोलते याद हो जाए। ठीक है, और चीज़ों को आप अच्छे ढंग से देख रहे होंगे तो परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखिए, द total number of electric field lines passing through an area is called electric flux. It is denoted by phi. सिंपल है दोस्तों, जो बताए वही लिखे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब किसी भी क्षेत्र से टोटल नंबर मतलब कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को दोस्तों क्या कह दिए हम, जितना गुजर रहा है उसको हम क्या कह दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दिए। तो इसको आप हिंदी में थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, एक क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल है दोस्तों कि जो हम आपको डिफिनेशन में बताए वो हम लिख दिए। इसे फाई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ EFLS मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो फाई बराबर क्या दे दीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EFLS दे दीजिए। तो ये आपका एक फार्मूला निकल गया। मान के चलिए दे दिया एक क्षेत्र से 5 नंबर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सिंपल है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान हो गया। तो आप इसको राइट डाउन कीजिए। आगे इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट है और इसका मैथमेटिक्स के फॉर्म में किस ढंग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जाता है उसके बारे में दोस्तों बताते हैं। तो इसको आप अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट से हम मैथमेटिक्स टर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान किस ढंग से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात फाई, ये 3 बातों पर निर्भर करता है दोस्तों। पहला दोस्तों है फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसको समझने के लिए थोड़ा दोस्तों आप थोड़ा सा एक प्लेन बना लीजिए। इसका मान के चलिए एरिया, वेक्टर एरिया ए है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोस्तों इधर होगा, ठीक है, और एरिया का डायरेक्शन तो आप जानते हैं क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। विद्युत फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान के चलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसमें विद्युत फ्लक्स का मान अधिक होगा, और वीक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या रहेगा, कम होगा दोस्तों, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम गुजरेगा तो इसका मान प्रभावित होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आप बढ़ाइएगा, उसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग पावर को बूस्ट कीजिएगा, वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, और वीक के लिए वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मान घटेगा। तो इसीलिए हम लिखे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए दोस्तों, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब कोई भी प्लेन का एरिया पर निर्भर क्या करता है विद्युत फ्लक्स, कैसे देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, A1 का एरिया आप देख रहे हैं क्या है, छोटा एरिया है, और A2 का क्या है एरिया, बड़ा एरिया है। ऐसे भी आप प्लेन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, छोटा एरिया रहने पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है दोस्तों, और बड़ा एरिया रहने पर अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है। आप देखिए छोटा से कितना गुजर रहा है, 1 2 3 4, बड़ा से देखिए 3 3 6 1 7। तो आप इससे क्या मतलब समझे, जैसे जैसे एरिया का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे एरिया का मान घटेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी घटेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा कंडीशन को उधर जगह नहीं था दोस्तों, इधर हम लिखे हैं। तीसरा में लिखे हैं फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों कोस थीटा का। देखिए कैसे, अगर प्लेन को दोस्तों आप ऐसे लंबवत रखते हैं, ठीक है, कैसे ऐसे लंबवत रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वही एरिया का भी डायरेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन आपको बताए प्लेन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस कंडीशन में दोनों जो है दोस्तों, यहाँ पर थीटा का मान जो है, एंगल का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन सेम है। तो इस कंडीशन में दोस्तों कोस थीटा कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, और ये दोस्तों फाई का मान इस समय जो है मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस कंडीशन में दोस्तों क्या है कि प्लेन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में है दोस्तों, तो प्लेन को भी हम इसी ढंग से रखे हैं, ठीक है। प्लेन को जब इस ढंग से रखे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर नहीं रहा है, ठीक है। तो उस समय एरिया का डायरेक्शन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ढंग से होगा। आप जानिए एरिया का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बना दिया, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और जब थीटा का 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, कोस 01 होता है, कोस 90 0 होता है। तो इस समय दोस्तों मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे दोस्तों हम वैल्यू को घटाते बढ़ाते हैं तो फ्लक्स पर भी उसी ढंग से घटते बढ़ते रहता है। इसीलिए लिखे दोस्तों फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। तो अब जब तीनों को दोस्तों कंबाइन रूप में लिखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम एक टर्म में इसको बनाने के लिए नो वी रिप्रेजेंटेड
इसको दोस्तों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड लाइन एरिया, वेक्टर एरिया का, और दोस्तों क्या था, कॉस थीटा। तो दोस्तों इसको हम बराबर में लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कॉस थीटा कब आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो एक फार्मूला दोस्तों मैथमेटिकली आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये हो गया। दूसरा आपको दोस्तों इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई और वेक्टर ए का क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब थोड़ा यूनिट जान लेते हैं दोस्तों। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो इसका यूनिट दोस्तों क्या होता है, इसका वेबर नामक वैज्ञानिक ने निकाला था। इसका एक SI यूनिट में वेबर भी लिखा जाता है। ठीक है, जब इसको ड्राइव करके आप निकालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखिएगा, एरिया का यूनिट लिखिएगा, तो इसका मान जो निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या निकलेगा दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप लोग देखिए इसका यूनिट को हम लोग देखते हैं दोस्तों। यूनिट ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेबर होता है दोस्तों। वेबर नामक वैज्ञानिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दोस्तों इसको एक्सप्लेन किया था। इसका यूनिट क्या बोला जाता है दोस्तों, वेबर। जब इसको ड्राइव करके हम लोग निकालते हैं, जैसे कि यहाँ से मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं दोस्तों, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिख देंगे, उसको गुना दोस्तों किससे, एरिया के यूनिट से कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट निकल जाएगा। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। इन सब चीज़ों को लिखिएगा दोस्तों, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, जब इसको आप और ड्राइव कीजिएगा, न्यूटन को दोस्तों एक्सप्रेशन के रूप में लिखिएगा, तो 1 न्यूटन बराबर दोस्तों होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ढंग का लिखिएगा तो ये निकलेगा दोस्तों kg मीटर क्यूब सेकेंड पर -2 कूलम पर कूलम बोल सकते हैं, कूलम पर -1। तो इसका दोस्तों डायमेंशन अगर पूछ देगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सिंपल है दोस्तों, mLT के टर्म में लिखते हैं। m दोस्तों क्या है, kg मीटर क्यूब, kg को दोस्तों मास m लिख दिए, उसके बाद मीटर क्यूब लेंथ हो गया, मीटर मास पर 1 हो गया, l लेंथ पर क्या हो गया 3 हो गया, टाइम पर -2 हो गया, और दोस्तों कूलम पर है -1। कूलम को हम क्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो -1। ये आपका क्या हो गया, इसका डायमेंशन। तो सिंपल था, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है दोस्तों। किसी भी फील्ड एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और दूसरा चीज़, इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्री कंडीशन पर मायने रखता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दूसरा उसके एरिया पर, तीसरा दोस्तों उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के एंगल पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है, जो कि बारी बारी से आप लोगों को हम अच्छे ढंग से दोस्तों दिखाए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज बाइलिंगुअल क्लास चलाए और आगे भी इसी ढंग से चलेगा दोस्तों। आप लोग का बस सपोर्ट रहना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नया अपडेट मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।